जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। अगर आप भी क्लास 10th में हैं, 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देख लीजिए, आपके विज्ञान के पूरे बुक से बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो आपके बोर्ड पेपर में 100% ये प्रश्न आने वाले हैं। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आपको अदर सब्जेक्ट की भी तैयारी बहुत आसान तरीके से और अच्छे से कराई जाएगी। और आपको बोर्ड में अच्छा नंबर लाना है तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो चलिए बारी बारी करके उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको पहले से कितने प्रश्न आते थे। मैं 40 प्रश्न यहाँ पे लाया हूँ, अगर आप 30 कर लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत बेहतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा, लाल, हरा या पीला। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कि भूरा होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर दूसरा कि लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण, विकृत गंता या विस्थापन या इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर दूसरा का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर दूसरा का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, संक्षारण। ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न में कौन सा बुझा हुआ चूना है? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर तीसरा का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि CaOH2। ठीक है। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर चौथा, आपको अंत तक जरूर वीडियो को देखना है, अपने आप को जांचिए कि आप कितना पढ़े हैं और आपको कितना आ रहा है। ठीक है। कमेंट में जरूर बताना है कि आपको कितने प्रश्न आते थे पहले से। यहाँ पे देख लीजिए अब प्रश्न नंबर चौथा कि Fe2O3 + 2Al जो आपकी क्रिया होगी तो Al2O3 + 2Fe दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन है, द्विविस्थापन है, वियोजन है या विस्थापन अभिक्रिया है? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे विस्थापन हो रहा है। ठीक है। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में कौन बेकिंग पाउडर है? मिश्रण है, यौगिक है, तत्व है या मिश्र धातु है? कौन से इसका ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, मिश्रण है। ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए प्रश्न नंबर 6, निम्न में कौन क्षारक है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जिंक ऑक्साइड या सल्फर ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड? इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड होगा। ठीक है। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 7, पोटास एलम होते हैं एक साधारण लवण, एक मिश्रण लवण, ये एक अम्लीय लवण या एक द्विक लवण? इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एक द्विक लवण होते हैं। ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा रहा। भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से हम प्रश्न तैयार करते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 8, तनु HCl का pH मान होगा 6, 7 या 8 या 0? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 8 का? तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इसका 0 होगा। ठीक है, यानी कि इसका 0 होगा। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, NaCl। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 10, धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्ल, क्षारक, लवण या इनमें से कोई भी नहीं? तो प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्षारक। ठीक है। अब देख लीजिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, जल का pH मान कितना होता है? 7, 3, 10 या 4? तो प्रश्न नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो जल का pH मान 7 होता है, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 12, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर, स्टील, गन मेटल या उपधातु? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 12 का? तो प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, यानी कि सोल्डर। ठीक है।
अब देख लीजिए हम लोग का प्रश्न नंबर 13, ग्रेफाइट होता है विद्युत का कुचालक, विद्युत का सुचालक या दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि विद्युत का सुचालक। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे नोट कर लीजिए, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए अब प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि आपका पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 15, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, आयनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन या अम्लराज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका? तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देख लीजिए, इथेन में कितने सहसंयोजी आबंध हैं? 2, 4, 7 या 6। तो प्रश्न नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 7 होते हैं। अब देख लीजिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तल बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, या ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, या ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो अगर खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 18, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 8, 9, 18 या 17। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 18। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 का 18 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 19, आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? 8 हैं, 9 हैं, 7 हैं या 18 हैं। तो प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 7 होते हैं। ठीक है, अब आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से पीडीएफ तैयार किए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 20, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिरा, रंध्र होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है, और मध्य सिरा, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रंध्र। ठीक है, यहाँ पे रंध्र कर लीजिएगा आप लोग। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 21, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? जड़ में, पत्ता, फूल या तना। प्रश्न नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, पत्ता। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 22, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, जल का वहन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज कमेंट में जरूर बताइए कि आपका कितना सही था। अब प्रश्न नंबर 23, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 23 का? तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 देख लीजिए, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा? प्रश्न नंबर 24 का ईस्ट में, अमीबा में, लिस्मानिया या प्लेजोमोडियम। कौन सी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 24 का? तो प्रश्न नंबर 24 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ईस्ट में। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 25, मानव मादा के जनन का भाग नहीं है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शुक्रवाहिका। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 26, इष्ट जनन करते हैं मुकुलन द्वारा, कायिक प्रवर्धन या खंडन द्वारा, उपयुक्त सभी।
तो कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 26 का? तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, मुकुलन द्वारा। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 27। जीव की जीन संरचना को कहते हैं जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप, समजात या समवर्ती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 27 का? तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, जीन प्रारूप। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 28। गुणसूत्र बने होते हैं डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के, डीएनए प्रोटीन व आरएनए के, इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रश्न नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डीएनए प्रोटीन व आरएनए के। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 29। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26, 14, 23 या 15। तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 23 होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 30। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस या अवतल दर्पण। प्रश्न नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यानी कि अवतल दर्पण। ठीक है, यहां पे इसका अवतल दर्पण होगा। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 31। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर r/2, बी है कि f बराबर r, या ऑप्शन नंबर सी है कि f बराबर 3r/2 या f बराबर 0। तो प्रश्न नंबर 31 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, f बराबर r/2। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -1 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 1.5 डायोप्टर। तो प्रश्न नंबर 32 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1 डायोप्टर। ठीक है, अब देख लीजिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। अब देख लीजिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है प्लस माइनस या इनफाइनाइट। तो प्रश्न नंबर 33 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, पॉजिटिव होती है। ठीक है, अवतल दर्पण की नेगेटिव होती है। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 34। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? सॉरी यहां पे उप हो गया है, लेकिन आप अपवर्तन रहेगा 1, 2, 3 या 4। तो प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 2 होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 35 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 36। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कार्निया, परितारिका या पुतली या दृष्टिपटल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा प्रश्न नंबर 36 का? तो प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37। विद्युत धारा का मात्रक है वाट, वोल्ट, ओम, एम्पियर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये 100% बोर्ड में आपके आने वाले हैं। तो प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एम्पियर। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 38। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? v बराबर 1/r या v बराबर r/1 या v बराबर IR या v बराबर IR2। तो प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, v बराबर IR, ये ओम का नियम होता है। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 यहां पे विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है
एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। प्रश्न नंबर 29 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओम। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 39 का 29 बोल दिए हैं। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? जूल, वोल्ट, ओम, एम्पियर। तो प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एम्पियर। ठीक है, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 41। एक आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बम्फर लाए थे हम यहाँ पे। प्रश्न 41 है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम आप लोगों के लिए ये प्रश्न ऐड किए हैं इसमें कि प्रश्न नंबर 41 है कि आवेश का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, ओम, जूल, कूलाम। तो प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए, और ये भी कमेंट कर कीजिएगा कि आपको किस सब्जेक्ट पर ऐसा वीडियो चाहिए। तो मैं 100% ज़्यादा जिस पर कमेंट पर लाइक रहेगा मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। बाकी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कमेंट जरूर करिएगा।